तो एल जी एंड एस एम डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ नहीं लिखना, ओनली फॉर्म कंट्रोल से हमारा काम हो जाएगा। फॉर्म में अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो फॉर्म टेक्स्ट मैंने आपको क्लास बताया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, योर पासवर्ड मस्ट बी 8 to 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स एंड मस्ट नॉट कंटेन स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर और इमोजी। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो टेक्स्ट हमारा डिसेबल मोड में लिखा हुआ है एक तरह से, इसको सेकेंडरी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर्म टेक्स्ट की जब क्लास लगेगी तो प्राइमरी फोकस जो रहेगा इस पर रहेगा, सेकेंडरी फोकस इस पर रहेगा। ऐसे दोनों एक ही क्वालिटी में, क्लियरिटी में बराबर विजिबल हो। हमने बस खाली नीचे इंस्ट्रक्शन देना है, तो इंस्ट्रक्शन आई कैची नहीं होना चाहिए बट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे होता है ना कि जब हम लोग कोई डिज़ाइन देखते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जैसे दिस इलस्ट्रेशन डन बाय, जिस भी आर्टिस्ट का नाम होगा तो वो होगा लेकिन दिखेगा नहीं, बट अगर ध्यान से देखो तो मिलेगा। मे भी वो हो सकता है आर्ट वर्क के बिल्कुल राइट में वर्टिकली लिखा हो, ठीक है। या जैसे वेबसाइट के अंदर हम लोग देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कॉपीराइट जो लिखा होता है, अब बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा लिख देते हैं उसको, तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि कॉपीराइट रहे लेकिन यूज़र का फोकस ना जाए उसके ऊपर। तो टर्म्स कंडीशन वाली जो चीज़ें होती है ना वो हमेशा छुपा के रखी जाती है, मतलब रहे कोई ध्यान से देखना चाहे, कल को बोले जी तुमने तो बताया नहीं जी लिखा हुआ था समझ रहे हो, तो फोकस में नहीं रखते हम लोग उसको। अब देखो टर्म्स कंडीशन एक ऐसी चीज़ है, आप लोग ना जाने कितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ़ोन में डालते हो, हर देता है लेकिन तुम नेक्स्ट करते हो आगे बढ़ जाते हो ऐसे टिक मार के, तो कौन पढ़े उसको, क्योंकि उसमें सारी लीगलिटीज़ लिखी होती है, ठीक है। तो कंपनी इसलिए लिख के डालती है कल को मान लो आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है किसी भी तरह की, आपका डेटा के साथ या आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ या पेमेंट के साथ, तो वो साफ बोल सकते हैं हमने तो पहले लिख के डाला हुआ है, तुमने इसको एग्री किया हुआ है, तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनती आपकी। तो पॉपअप सा आ रहा था ना एकदम से, आई एग्री विद यू, हाँ, तो बस इस चक्कर में तुम लोग फंस जाते हैं। ये चीज़। नेक्स्ट पासवर्ड इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं सेम लाइन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कॉलम ऑटो, तो हमारा इस तरह से चलेगा। और अगर आप इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो आप पहले देखेंगे इनपुट हमारा लिखा गया, फिर उसके बाद हमारा नीचे डिव के अंदर इस तरह से हमने इस टेक्स्ट को डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से डिसेबल्ड स्टेट अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो डिसेबल्ड स्टेट में आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में डिसेबल लगा हुआ है, और ये डिसेबल में आपका मैटर सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन डिसेबल और रीड ओनली दोनों कंबाइन करो तो डिसेबल ही रहेगा लेकिन मैटर सेलेक्टेबल रहेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ एक साथ भी चलती है। रीड ओनली फील्ड बिल्कुल एक्टिव जैसा फील कराएगा लेकिन एडिट नहीं कर पाओगे लेकिन कॉपी कर पाओगे। तो जनरली टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी जाती है वो इसी तरह की फील्ड में लिखी होती है, रीड ओनली लगा के टेक्स्ट एरिया में डाल देते हैं स्क्रॉलिंग के साथ। इसके बाद रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, यानी कि इस तरह से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके लिखेंगे, इसमें एक क्लास जाती है रीड ओनली और यहाँ पर क्लास लग जाएगी प्लेन टेक्स्ट। तो अब ऊपर वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है कि फॉर्म का फील्ड दिख रहा है, नीचे वाले में क्या हो रहा है फॉर्म का फील्ड नहीं पता चल रहा ईमेल का। आप देख रहे हो क्या क्लास लगी, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, तो ये आपका प्लेन बन गया इस तरह से। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पासवर्ड, जिसमें आप कंफर्म आइडेंटिटी करेंगे, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल के आगे अगर आपको एक लाइन में चाहिए जैसे अलग अलग लाइन में, ये है सेम लाइन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिव कॉलम ऑटो और यहाँ से फिर आपका दूसरा डिव कॉलम ऑटो, डिव कॉलम ऑटो। ऑटो रखने से क्या होता है कि आपका जो फील्ड जितनी विड्थ लेना चाहता है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ये नहीं कि 3 3 3 लिख दिया तो आपको 3 3 कॉलम के हिसाब से लेगा, ऑटो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट लेंथ। फिर आपके पास फाइल इनपुट, यानी कि जहाँ से लोग फाइल वगैरह अपलोड कराते हैं अपना, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे चूज़ फाइल, गुड मॉर्निंग, तो ये देखिए दूसरा हमारा यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फाइल, ये है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में सिंगल फाइल हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो एक, इस वाले में मल्टीपल, यानी कि हम यहाँ से शिफ्ट के साथ जितनी मर्जी चाहे या कंट्रोल ए करके सारी पकड़ के डालना चाहे अपलोड में लगा सकते हैं। फिर इसमें डिसेबल वाला आ जाता है आपका कि आपको डिसेबल रखना है तो डिसेबल डाल सकते हैं, स्मॉल बनाना है तो उसका भी स्मॉल बनेगा, लार्ज बनाना चाहते हैं लार्ज डिस्प्ले के लिए तो लार्ज भी आपका अवेलेबल है। बट जब लोग ये वाला मल्टीपल वाला काम कर रहे होते तो यहाँ पर एक हमें एट्रीब्यूट मैंने आपको जब फॉर्म पढ़ाया था सिखाया था कि उसमें मल्टीपल लिख देना है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल डॉक्यूमेंट जाता है, पर्पजली करेंगे तो मल्टीपल आपको डालना पड़ेगा। और इसमें डिसेबल्ड आपको जैसे बाकी में करता है सेम वैसे ही काम करेगा। और फॉर्म कंट्रोल एल जी यहाँ पर भी और एस एम यहाँ पर भी वर्किंग रहेगा आपका। फिर बात आती कलर की, इनपुट टाइप एक रहता है ना आपका कलर, तो हम यहाँ से कोई भी कलर वगैरह चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कलर फील्ड भी आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो अगर आप कहीं लगाना चाहें तो ले सकते हो उसको। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी कलर की, वो आप यहाँ पर कोड लिख के डाल देंगे
तो बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पर डिस्प्ले भी होगा। फिर इधर डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट हमने पढ़ा हुआ है HTML के अंदर, ये प्री डिफाइंड फील्ड में ऑफर करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये सारे डेटा लिस्ट कहाँ पड़े, यहाँ पर देखो। तो इसके लिए क्या चलता है, इनपुट, ये तो हो गया लेवल, डेटा लिस्ट एग्जाम्पल, इनपुट, और यहाँ पर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या लिखा है, एग्जाम्पल डेटा लिस्ट। जो ये एग्जाम्पल है वही आपको यहाँ पर जो है ना लिस्ट, और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों मैच होने चाहिए आपके। लिस्ट ऑप्शन यहाँ पर, डेटा लिस्ट ऑप्शन, तो आईडी में वही जा रहा है ना सेम, लिस्ट और आईडी। अगर ये दोनों मैच करेंगे तभी इसके क्लिक पर ये ड्रॉप डाउन खुलेगा नीचे से, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो ये थे आपके सारे के सारे फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। बात करेंगे सेलेक्ट में, जो हमारे ड्रॉप डाउन खुलते हैं इस तरह से क्लिक करने पर। तो यहाँ पर आप देखें कोई भी फॉर्म कंट्रोल टैग नहीं है, यहाँ पर क्या अब आ गया, फॉर्म सेलेक्ट, जो कि बात चलिए इनपुट टाइप सेलेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर चलेगा फॉर्म सेलेक्ट, इसमें भी साइज मिलेगा आपको, फॉर्म सेलेक्ट LG और SM, ठीक है। नीचे आएंगे जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ रिवील कराते हैं अपने, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जाती है फॉर्म सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल के नाम से। अब क्या होगा कि आप इसमें एक से ज़्यादा कंट्रोल के साथ ऑप्शंस पिक कर सकते हो। दूसरा आता है इसके अंदर एज इज द साइज। तो आप अगर यहाँ पे लिख देंगे साइज 3, तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल होंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर। तो अगर आप नहीं डालेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारे ऑप्शंस आपको रिवील होंगे, बट यहाँ पर 3 लिखने से 3 ऑप्शंस ही डिफॉल्ट एक विंडो में विजिबल हो रहे हैं हमारे। इसका भी डिसेबल्ड आता है, तो लास्ट में डिसेबल लिख देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ड्रॉप डाउन पढ़ाया हुआ है ना मैंने फॉर्म के अंदर, याद है नहीं, क्या याद दिलाना पड़ेगा? चलो देख लेते हैं एक बार हमने पढ़ा था कि नहीं। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों ने किए हुए हैं जहाँ तक मुझे याद है। फॉर्म सर्च करो, द फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट। तुम लोग विंटर से पढ़ रहे हो मेरे साथ? बहुत पुराने हो गई। फरवरी 6 फरवरी यस, ये देखो ये पढ़ाए थे ना, ठीक है। और इसके पीछे की सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने लिखा था मल्टीपल और साइज एट्रीब्यूट, तो ये इतना सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक आइटम सेलेक्ट होगी क्योंकि इसमें मल्टीपल लगा नहीं है, इसमें मल्टीपल आइटम सेलेक्ट होंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल लगा हुआ है। तो बस यहाँ से बूटस्ट्रैप कर क्या रहा है, बस इसका लुक एंड फील बदल रहा है, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो आपने फरवरी के महीने पढ़ रखी है पहले से, ठीक है। स्टाइल बदल रहा है बस। तो डिसेबल वाला पार्ट हमने देखा था। नेक्स्ट आता है चेक एंड रिड्यूस, ठीक है। तो चेक में चेक्ड मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने नहीं पढ़ाया होगा आपको, बाय डिफॉल्ट चेक्ड किए। क्या अपडेट है आज का? चलिए, तो चेक्स एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म में, देखो क्लास बदल गई, जहाँ पर ये सेलेक्ट था तो फॉर्म सेलेक्ट था, अब क्या बन गया, फॉर्म चेक, ठीक है। तो चेक में आप यहाँ पर एक देखेंगे, ये जो सेकंड वाला आपको बाय डिफॉल्ट चेक डाला, तो यहाँ पर चेक्ड कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, बाय डिफॉल्ट चेक्ड आएगा। बट इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट सिखाते इसलिए नहीं है क्योंकि पता चला आपको कहीं पर चेक कराना हो तो आपका क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट चेक रहने से सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपने चेक बॉक्स पे लगा दिया आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन बाय डिफॉल्ट, अब यूजर करे ना करे वो सब सबमिट हो जाए, कटाक काम हो गया, तो गलत है वैसे। तो यूजर खुद करे तब होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर एक आपको मिलता है इंटरमीडिएट, ना तो ये चेक है ना ही ये अनचेक है, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको इसकी एक अलग से क्लास मिल जाएगी लगाने के लिए, इसमें फॉर्म चेक इनपुट, और इसके अंदर इनपुट में आपकी क्लास आई फॉर्म चेक इनपुट, यहाँ भी है फॉर्म चेक इनपुट, इसका बनता है checkbox can utilize the intermediate pseudo class when manually set via javascript there is no available html attribute for specifying it। इसका कोई स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट नहीं है, ये आपका जावास्क्रिप्ट जब लगेगा तब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा इसके अंदर। डिसेबल्ड इसमें भी काम करेगा, लास्ट में जाकर आपने डिसेबल्ड लिख के डालना है, तो ये भी आपका डिसेबल्ड हो सकता है। रेडियोस इसके लिए भी आपका चेक ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्म चेक क्लास रहेगा, डिसेबल्ड इसी के ऊपर भी काम करेगा। एक और चीज़ जो आपकी जनरली हम लोग देखते हैं सेटिंग्स वगैरह में, तो ये टॉगल बटन जिसको हम लोग स्विचेस बोलते हैं, तो ये चेक एंड रेडियोस में बूटस्ट्रैप 5 में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर ये इंट्रोड्यूस करना हो तो फॉर्म चेक के अंदर फॉर्म स्विच लगेगा, इसमें सिर्फ फॉर्म चेक है ना, इसमें क्या फॉर्म चेक के साथ में फॉर्म स्विच, ठीक है। और ये आपका जैसे डिसेबल्ड स्टेट है, पहला बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ है, ये आपका इस तरह से अलग स्टेट में। तो यहाँ देखें डिफ़ॉल्ट स्विच चेकबॉक्स, ये चेक स्विच चेकबॉक्स इनपुट, तो यहाँ पर रोल स्विच और इसके ऊपर चेक ऑलरेडी मेंशन है। जैसे रिफ्रेश करो ज़रा, तो यहाँ पर आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आ रहा है, तो चेक लिखा है इसलिए ऑन है। थर्ड वाला आपका है डिसेबल, यानी कि इस तरह से डेड रहेगा, ये काम नहीं करेगा। और फोर्थ वाला है आपका चेक्ड डिसेबल्ड, ऑन रहे लेकिन डिसेबल्ड रहे, यानी कि भी यूज़र को हमने एक सेटिंग ऑन करवा दी लेकिन उसको बंद नहीं कर सकता। तो जैसे फ़ोन में बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं जिनको हम लोग रिवर्ट नहीं कर सकते, पहले कोई और सेटिंग बंद करके आना पड़ेगा, तब आप उसको चेंज कर पाओगे। तो जनरली ये मोबाइल के यूआई जो डिज़ाइन होते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मली वेबसाइट पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है आपका स्टैक इसके अंदर, तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट एनी नंबर ऑफ चेकबॉक्स एंड रेडियोज आर that are intermediate siblings will be vertically stacked and appropriately spaced with form check। तो जब आप फॉर्म चेक की क्लास लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये एक के नीचे एक इस तरह से बनते हुए आएंगे, इसी तरह से आपके रेडियो बॉक्स भी इसी तरह से 1 बाय 1 आएंगे। अब आप चाहते हो ये एक लाइन में आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है मेल फीमेल अदर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा फॉर्म चेक में इन लाइन, तो ये एक लाइन में जाएंगे इस तरह से। सिमिलरली रेडियो के अंदर भी रिवर्स करना चाहते हैं कहीं पर, तो आपको यहाँ पर फॉर्म चेक रिवर्स लिख देना, तो ये इधर से शुरू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि पहले फील्ड का टाइप देन उसका आगे वैल्यू, ठीक है। विदाउट लेबल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको लेबल लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है विदाउट लेबल बनाने का। भाई यूज़र को क्या पता इससे क्या होगा, कुछ ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है नहीं पता ना। फिर आपको इसमें मिलता है टॉगल बटन, ये भी आपका इनपुट टाइप चेकबॉक्स के ऊपर ही काम करे, जैसे आपने क्लिक किया तो बंद हो गया, क्लिक किया तो ऑन हो गया, इस तरह से। तो इस तरह के अगर आपको बटन्स बनाने हो, जैसे ये सिंगल टॉगल है, ठीक है, मैं क्लिक करूँगा बंद होगा, क्लिक करूँगा तो ऑन होगा। रेयर रिक्वायरमेंट आएगी, बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं मिलेगा। रेडियो टॉगल आपको मिलेंगे, जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया इसको, तो देख रहे हैं एक से सिलेक्शन के दूसरे पर जा रहा है इस तरह से, तो इन सब में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ कि सबका जो नेम होगा वो क्या है ऑप्शंस। तो रेडियो का मैं पता है कि मान लो मैंने 4 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, तो यूज़र 4 में से कोई एक ही पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 4 ऑप्शन लेकिन एक पर डिसेबल लगा तो डिसेबल तो क्लिक होगा नहीं, तो चेक रेडियो इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो उसी से कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है हमारा। और आउटलाइन मोड में भी आप इसको चला सकते हैं इस तरह से। फिर आता है आउटलाइन स्टाइल, तो इसकी आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो बटन चेक आउटलाइन, बटन चेक ये आईडी होगी, और यहाँ पर देखो इसकी लगी होगी सेकेंडरी प्राइमरी सक्सेस एंड आपका ये चेक की प्रॉपर्टीज है। रेंज पर आओगे तो ये होता है आपका इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। रेंज डिसेबल किया जा सकता है, इसके लिए आपको डिसेबल डालना है एंड में। इसमें आता है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 5, तो देखो 1 2 3 4 5। तो अगर आप चाहते हो कि इतने पॉइंट पर ही जंप करें तो टोटल लेंथ 100% 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी आपकी। फिर आता है इसमें स्टेप्स लिखने से क्या होगा, जैसे मान लो हमने लिखा मैक्सिमम 5, अभी 10 बार चलेगा क्योंकि हमने स्टेप का लिखा 0.5। जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट में जाते हो तो उसमें ब्रेक पॉइंट लगे होते हैं 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से वाली चीज़। इनपुट ग्रुप, ग्रुप में आप यहाँ देखेंगे तो एक ये हमने ग्रुप बनाया जिसके अंदर स्पैन और इनपुट दोनों एक साथ मिलेंगे। फिर दूसरा हमारा ग्रुप है जिसके अंदर फिर से दो चीज़। तो ये वाली प्रैक्टिस को सबसे ज़्यादा यूज़ में लाने की कोशिश कीजिएगा। इनपुट ग्रुप ही सबसे ज़्यादा यूज़ में क्या आता है। इससे हम लोग इसके फॉर्म वगैरह को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनपुट ग्रुप में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे ये फील्ड है यूज़र नेम। तो जनरली जब भी किसी वेबसाइट पे कोई यूज़र नेम बनता है तो आप वहाँ पर जाके जैसे लिख देते हो, जैसे इंस्टाग्राम होगा तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देता है वो कि भाई या तो यूज़र नेम या फिर फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी। मेल आईडी। इनमें से किसी के बेसिस पर आप लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक मिनट दीजिएगा ज़रा। तो यहाँ पर आप देखें कि ग्रुप होने से बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें कि यूज़र को किस फील्ड में क्या डेटा पास करना है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल रहा है ना। कि भाई यहाँ पर @ लगा तो इसमें यूज़र नेम आ जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम अगर हमें लिखना है तो जो भी आपका यूज़र नेम @ उस वेबसाइट का name.com हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड वैनिटी यूआरएल। वैनिटी यूआरएल में क्या होता है, आपके वेबसाइट का नेम पहले से लिखा होगा, बस आपको पाथ बताना होता है कि क्या जाएगा उसके अंदर। इसका एग्जाम्पल बनता है जैसे गूगल सर्च कंसोल। पता नहीं मैंने आपको दिखाया था कि नहीं। तो जब लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं और जब अपनी साइट का साइट मैप सबमिट करते हैं तो आप यहाँ देखते हैं वैनिटी यूआरएल इस तरह से क्या लिखा रहा है, arenapv.hyperphp.com/ आपका फाइल का नेम तो क्या है, sitemap.xml इसके ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड वैनिटी यूआरएल, यानी कि आपको सिर्फ आगे का पार्ट बताना है, पहले का पहले से सेट है सब उसके अंदर। ये आपका करेंसी के लिए होगा, यहाँ पर यूज़र अपनी वैल्यू पुट करेगा, ये आपका यूज़र नेम के लिए होगा @ तो इन्होंने एक ही चीज़ को कई अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। जैसे आगे आपका वैल्यू किस में जाएगा, टेक्स्ट एरिया के लिए यहाँ पर यूज़र कुछ अपना एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह से ये आपका इस वाले पार्ट से बनेगा। इसमें भी साइज़ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, यानी कि जो मीडियम मतलब डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर आप जैसे चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स के साथ भी इसी तरह से सेम आप बना सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स जैसे फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, यूजर यहाँ पर फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम इसी के बेसिस पर पुट कर देगा यहाँ पर। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह से ये दोनों फील्ड कंबाइन होकर में एक साथ दिखाई देंगे। मल्टीपल एडॉन्स लाइक जैसे कि करेंसी का टाइप क्या है और कितने फ्लोटिंग नंबर में यूज़र लिखेगा या फिर पहले लिखेगा या बाद में लिखेगा, वो वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें। किसी फील्ड के आगे अगर कोई बटन लगाना है लाइक सबमिट, गो, सर्च, वो चीज़ ठीक है। बटन्स के साथ आपको अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी लगाने हैं कि भाई आपको लगता है भी यूज़र यहाँ से कुछ लिखने का स्पेसिफिक एक्शन ले कि भाई कहाँ सर्च करना है, गूगल, याहू, बिंग एग्जाम्पल, उस तरह की चीज़। सेगमेंट बटन्स कि भाई आपका ये काम नहीं करेगा लेकिन ड्रॉप डाउन काम करेगा।
इस वाले में ऊपर वाले में पूरा पार्ट पे क्लिक करें, पूरा काम कर रहे हैं, तो ये क्या होता है सेगमेंटेड बटन्स। कस्टम फॉर्म्स लाइक जैसे ऑप्शन हम लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आपका ये जेंडर हो गया, यहाँ पर आपका एज हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कस्टम फाइल इनपुट, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड और फिर लिखा है चूज़ फाइल। नॉर्मली क्या था, चूज़ फाइल आ रहा था ना पहले, लेकिन अब क्या आ रहा है अपलोड के साथ में ये चीज़ बन कर रहा है, या फिर जैसे चूज़ फाइल और राइट साइड पे अपलोड का हमने लगा दिया, ठीक है, कि भाई यहाँ से यूज़र चूज़ करेगा देन अपलोड का बटन दबा देगा। तो यहाँ पर बटन चूज़ फाइल, यहाँ पर चूज़ फाइल, तो स्टाइल उन्होंने हर तरीके दिए, जैसा आपको रिक्वायरमेंट में आए उस तरह के काम लगा लेंगे इसके अंदर। फ्लोटिंग लेवल्स, मैं जैसे ईमेल पर क्लिक करूँगा देखो ये ऊपर स्विच कर जाएगा इस तरह से, या जैसे पासवर्ड क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, लिख देंगे तो ये रुका रहेगा अपनी जगह पर, चेंज नहीं होगा फिर। तो यहाँ पर आपकी क्लास लगती है फॉर्म में फ्लोटिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इनपुट विद वैल्यू, तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिख के डाला हुआ है इस तरह से, जैसे हमने अपना बना रखा है। तो इसमें भी आप अपने लगा सकते हैं भाई, आपका जैसे मान लो वार्निंग का इनवैलिड इनपुट कुछ आ गया यूजर से, तो यहाँ पर आपका एक क्लास लगा रहेगा फॉर्म कंट्रोल इज इनवैलिड से रेड वार्निंग आपका ऑटोमेटिकली जनरेट होगा इसके अंदर। ये आपका कमेंट एरिया के लिए है, ये आपका बड़े साइज का कमेंट एरिया है, ये आपका सेलेक्ट्स के लिए है, ये सभी फील्ड के साथ काम करता है, डिसेबल के साथ भी काम कर जाएगा आपका, रीड ओनली के साथ भी काम करेगा, इनपुट ग्रुप्स के साथ भी आपका काम करेगा, ठीक है। लेआउट, ये वो पार्ट है जिससे फॉर्म डिज़ाइन होता है आपका पूरा, यानी कि हो सकता है आपको एक ही फील्ड में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों एक साथ एक ही उसमें डालने हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरह से। आप क्या देख रहे हैं, रो के अंदर क्या दो कॉलम के अंदर दोनों इंडिविजुअल फील्ड, ठीक है, फॉर्म ग्रिड, तो रो के अंदर कॉलम, ये बिल्कुल वही है जैसा आप लोग अपना अभी तक कॉलम के अंदर कार्ड वार्ड डालते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यूटिलिटीज़ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अगर आपको इस तरह का कुछ बनाना है कि पहले लेवल लिखा है फिर इसके नीचे फील्ड बनाए, तो ये भी हम लोग अप्रोच यहाँ पर भी नीचे भी चला सकते हैं सेम। फिर आता है गटर, बीच में स्पेस अगर आपको कितना रखना है, तो क्या लिखा है G3 गैप 3, इनके बीच का गैप, ठीक है। तो जो ऊपर देखें ज़्यादा है, नीचे कितना है कम है, तो बाय डिफॉल्ट कितना था 24 का चलता है बूटस्ट्रैप के अंदर, 1.5 आ रही है। अब आप यहाँ देखें जैसे तरीके से ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, चेक मी आउट एंड साइन इन, तो पूरा आप देखेंगे जैसे कॉलम MD 6, फिर क्या है 12 कॉलम के अंदर हम लोग एड्रेस ले रहे हैं यूज़र से पूरा, फिर क्या है यहाँ से नेक्स्ट एड्रेस 2 जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 कॉलम्स के अंदर, फिर 6 कॉलम हम लोग यूज़र से सिटी एंटर करा रहे हैं, 6 के बाद कितना बचा हमारे पास 6 रिमेनिंग, तो 4 कॉलम में हमने यूज़र से स्टेट ले लिया, बच्चे कितने 2 के अंदर हम लोगों ने यूज़र से जिप कोड एंटर करा लिया, क्योंकि जिप कोड फिक्स है पूरी इंडिया में, वो 6 डिजिट की लेंथ का ही होता है जिसको पिन कोड के नाम से जानते हैं। फिर आप 12 कॉलम में देख रहे हैं आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि चेक मी आउट जो भी आपको लगाना हो, और लास्ट हमारा जो है 12 कॉलम में साइन इन का बटन लगा हुआ है। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो रो कॉलम्स उसी से ही पूरा बन के तैयार होगा। तो रो ध्यान रखना एक ही रहेगी, बस कॉलम बन जाएंगे, हर बार के लिए नया रो नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है, अगर रो बना लोगे बार बार तो काम खराब हो जाएगा। तो यानी कि जब आपका फॉर्म बनना स्टार्ट होगा तो आपका कंटेनर, रो, कॉलम के अंदर फॉर्म टैग के अंदर फिर से रो, फिर कॉलम बनेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बनाना कई जगह पर हम लोग देखते हैं फील्ड के आगे इस तरह से बना होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म के अंदर रो के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जो हमारा पहला वाला पार्ट है वो 2 कॉलम में आएगा, और उसके बाद 10 कॉलम के अंदर हमारा ये वाला फील्ड आएगा। अब फिर से आपके यहाँ पर रो बनेगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि अब पूरा रो बेस्ड चल रहा है ना, ये था हमारा कॉलम बेस्ड पूरा फॉर्म, ये प्रॉपर रो बेस्ड है, तो हर बार आपका रो डलेगा फिर कॉलम बनेगा। फिर इसमें भी आपके साइज आ जाएंगे कि भाई आपने किस साइज़ का बनाना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो आपको इसकी क्लास मिल जाएगी इसमें। कस्टम साइज़ कहीं पर कम ज़्यादा करना, जैसे 7 कॉलम, बाकी 2 को मुझे ऑटो साइज़ में छोड़ना है, तो आप देखेंगे हमने 7 तक का डिफाइन किया, बाकी को ऑटो कर दिया, आगे लिखो ही मत उसके आगे, बस कॉलम में SM करके छोड़ दो उसको। ऑटो साइजिंग का एक और एग्जांपल आप यहाँ देखें, जैसे कॉलम ऑटो, मैंने बताया था ना, जो एरिया जितना जगह लेना चाहेगा खुद से डिसाइड कर लेगा मुझे कितनी जगह में फिट आना है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, यू कैन देन रिमिक्स दैट वंस अगेन विद साइज स्पेसिफिक कॉलम, तो जैसे हमने किसी में साइज 3 डाला, लास्ट वाले का मैंने छोड़ दिया ऑटो, कि खुद डिसाइड कर ले कितने में फिट होगा, तो क्या हो बाकी 3 बराबर, एक अपना अलग।
इनलाइन फॉर्म अगर हमें बनाना हो तो यहाँ पर आपका कॉलम जो है ऑटो की क्लासेस के अंदर चल रही है इस तरह से। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन के अंदर। सब कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे वैलिडेशन आ गई ऑटोमेटिकली, आपको कोई जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जरा स्ट्रक्चर समझें ध्यान से। ये पूरा जो फॉर्म है रो से और कॉलम से बनके तैयार हुआ है। तो मेन क्लास क्या है, ठीक है, फॉर्म, उसमें क्लास का डली रो, गैप कितना है 3, अलग से कोई रो नहीं डाला। तो हम लोग रो चाहे तो अलग से बना लें या फिर फॉर्म क्लास में रो लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नो वैलिडेट, यानी कि अगर फील्ड आपका वैलिडेट नहीं होगा तो ये अपने आप एरर ट्रिगर करवा देगा इसके अंदर। कैसे, इसके लिए आपको ये कोड भी लगाना पड़ता है नीचे जो आप ये देख रहे हो। अगर ये नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो चलो इसको हम लोग लगा के देखेंगे कि इसका आउटकम क्या आता है। तो यहाँ जाएंगे बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म वैलिडेशन एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ आते हैं मेन टैग में लिखेंगे डॉट कंटेनर रो कॉल, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर अपना फॉर्म टैग। तो स्विच करेंगे इधर, इस पूरे फॉर्म को करेंगे आप यहाँ से कॉपी, VS कोड में करेंगे जंप, ये हमारा फॉर्म आ गया। और जहाँ पर हमारा बॉडी एंड होता है बिल्कुल हम वहाँ जाके अपना ये वाला कोड डिफाइन करें। चलो मैंने अभी कोड नहीं लगाया, जरा बिना कोड के देखते हैं क्या आउटपुट आता है पहले, है ना। क्या ज़रूरी है कोड लगाना या नहीं, तो देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा। बट जैसे मैं ये वाला कोड यहाँ से नीचे से कॉपी करके डाल देता हूँ, अब आप यहाँ नोटिस कर पाएंगे कि ये हमारा जो पेज है फंक्शनल हो चुका है। समझा रहे? तो जावास्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है इसके लिए, वो आपने जस्ट पुट कर देना है। अब जैसे यहाँ पर सब में वार्निंग है, 2 में यहाँ पर पहले से वैलिडेट होके आ रहा है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि 2 फील्ड में वैल्यू पहले से अवेलेबल है। अगर मैं इनकी वैल्यू को डिलीट कर दूँ, अब वार्निंग आ रही है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम, क्योंकि बाकी में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा। तो ये क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म को जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट लगा हुआ है। तो वैल्यू तो यूज़र देगा ना, अगर आपने वैल्यू पहले से ली थी तो यूज़र नहीं भी लिखेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। तो ये हमें हटा देना है। अब आप जब रिफ्रेश करेंगे, सबमिट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट एरर बना। अब यहाँ पर हमें क्लास लगानी है, ये वाली नीचे से आप कॉपी करेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, इनवैलिड फीडबैक। इनवैलिड फीडबैक को लेके हम लोग ऊपर आते हैं और यहाँ एंटर करके डाल देते हैं और यहाँ लिखते हैं यूज़र क्लिक मैसेज, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, या you can put here first name is required and last name is required. Now check it out, warning बना। अब मान लो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ भाई जैसे कि अपना नेम, तो क्या लिखा रहा है, looks good, वैलिड हो गया इस तरह से। अब जैसे यूज़र नेम है, मैंने यहाँ लिखा डेमो, अब इसके नीचे तो लिखा नहीं आ रहा looks good, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये looks valid फीडबैक की क्लास लेके बाकी सभी को देके आना है। अब जरा सबमिट करो और सभी के अंदर कुछ डेटा पास करो एंड सबमिट। ठीक है, तो बना पाओगे फॉर्म? नहीं तो ट्राई करके देखना। फॉर्म में तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस तुम्हें प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है कि, और सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने 1 बाय 1 एक एक चीज़ तुम्हें इसलिए दिखाई है उसके अंदर, क्योंकि तुम्हारे यूज़ में सारी चीज़ तो कभी आएंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी एक बार नज़र में आनी चाहिए तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, या बन सकता है कि नहीं बन सकता है उसके अंदर। तो इसमें एक वो भी तो होता है, जैसे कि हम किसी का नेट पे जाते हैं, यूजर नेम वगैरह डालते हैं, हाँ तो ऊपर लिखा हुआ आता है दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन। हाँ, तो सर बार-बार उस नेम को बाद में भी आगे नंबर डिजिट डालते हैं। उसके लिए डेवलपमेंट सीखो, PHP पढ़ो, उसमें आ जाएगा। हम बैकएंड से एजेक्स से गेट करके बता देंगे, क्योंकि डेवलपर ऐसे ही होता है ना, सब पता है उसे। तो एजेक्स क्वेरी चला के ना बिना पेज को रिफ्रेश किए जैसे जैसे यूज़र अपना इनपुट डालता जाएगा, हम एजेक्स में रिक्वेस्ट पोस्ट कराते जाएंगे और बैकएंड से मैच करके बता देगा कि ये
पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा कुछ करा के सब करा चुके हैं, बाकी जो पहले पढ़ चुके हैं उसे। तो फॉर्म वाला पार्ट बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसको यूज़ करना ही है आप लोगों ने, क्योंकि बिना फॉर्म के कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना फॉर्म के एक वेबसाइट एक तरफा है। भाई मेरे कंटेंट पे लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के अंदर आपने कोई न्यूज़ पोस्ट की, अब लोगों के व्यूज़ ही अगर तुम्हें पता नहीं चलेंगे उन्हें पसंद आ रहा है या वो उस पर कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है कि भाई उस न्यूज़ से रिलेटेड, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कमेंट में लिखते हैं, फिर दूसरा बंदा करेगा नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, तो भाई पता चल रहा है ना। तो कमेंट से इंगेजमेंट बढ़ता है, कमेंट से आपकी इन्फॉर्मेशन टू वे बन जाती है। अब जैसे मान लो कि आपने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप किया और बना के लाइव कर दिया और उसके बाद में रिव्यू का आपने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यूजर्स है बढ़ता है, अब बेचारा यूजर परेशान, उसकी डिवाइस हीट हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो कैसे पता चलता, फिर उसको अटेंड कर रहे होते हैं, यानी कि नेक्स्ट जब अपडेट लाएंगे तो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं। और जैसे नए नए फ़ोन आते हैं तो क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि फ़ोन्स पहले मार्केट में आते थे, पहले टेस्टिंग होती थी फिर लॉन्च होते थे। आजकल क्या हुआ, फैक्ट्री बन गया, ठीक है चलो कल फ्लिपकार्ट पे जाके लाइव कर दो सेल। अब जो कुछ चला रहे हो कहते हैं डिवाइस किसी किसी बहुत गर्म हो रही है, किसी का नॉर्मल चल रहा है, एक बंदा कहता है मेरा तो सही चल रहा है, दूसरा कहता है जी मेरा तो बहुत हीट हो रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा, अगर वीडियो शूट करें बहुत ज़्यादा हीटअप का इशू आ रहा है, तो ये क्या है टेस्टिंग के फॉल्ट। तो यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट डाल के उसको फिक्स किया जा सकता है। जैसे शायद वाली क्लास में एक एग्जांपल बताया था कि नहीं कि सैमसंग ने एनर्जी कंजप्शन सेविंग के लिए बनाया एसी, और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी सेविंग लगा दी कि वजह से उनके कंप्रेसर के पाइप टूटने लग गए। फिर मैंने क्या भाई प्रॉब्लम, अब जैसे जितने बेच दी मार्केट में, भाई सीधी सी बात है कि भाई अगर आप किसी को बोलोगे भाई ये बाइक 100 किलोमीटर जाएगी लीटर तेल में, तो भाई जिसका डेली भागने दौड़ने का काम है तो 100 किलोमीटर वाली लेगा ना, वो रॉयल इनफील्ड थोड़ी ना देगा फिर जाके। एक होता है जिनको टोरा दिखाना होता है वो लोग रॉयल इनफील्ड में चल रहे हैं, और एक उससे ऊपर वाले होते हैं जैसे ब्लॉगर वगैरह के, वो लोग हायाबुसा लेके घूम रहे हैं आजकल, है ना। तो जिसका जैसा बजट उसका वैसा हिसाब किताब। तो जो भाई डेली ऑफिस जाने वाला मिडिल क्लास वाला बंदा वो तो हायाबुसा से जाएगा नहीं, पता चला उसकी हायाबुसा किसने गिरा दी तो उसकी तो हाई निकल जाएगी भूसा की भूसा अलग हाई अलग, उसका मिडिल स्टैंड भी नहीं आता है भूसा का, है ना। तो जैसे जिसका बजट होता है वो वैसी चीज़ें प्रेफर भी करता है। तो इंडिया में ये एक सीधा सा फंडा है, बंदा चाहे गाड़ी बजट है सब कुछ है, लेकिन पूछने की जरूरत है कि एवरेज कितना देती है, भाई उसी हिसाब से आइडिया लगे ना भाई मेरा को डेली का इतना दौड़ भाग करना, तो मेरा कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा उस चीज़ के अंदर। तो स्प्लेंडर जो चल रही है आज तक 20 साल से, तो इसीलिए चल रही है नहीं तो स्प्लेंडर में ऐसा क्या है, कुछ नहीं, और आज लाख रुपए बिक रही है। पहले तो इतनी 50-60 की 60-70 की थी, अब तो लाख रुपए 35-40 की भी खरीदी हुई है। तो उस टाइम पे इसको बोलते थे कि पेट्रोल सूंघ के चलने वाली बाइक, क्योंकि मेरे पास राजदूत होती थी, अभी भी है, और वो बाइक जो थी भाई साहब पेट्रोल सूंघ के चलती थी बिल्कुल। तो लोग स्पेशल जब शादियाँ होती थी ना दहेज में मांगते स्प्लेंडर देना और कोई मत दे दे, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ने लगे ना। मैंने जब बाइक चलाना स्टार्ट किया तब पेट्रोल होता था 18 रुपये लीटर, और 18 से आज 100 की जर्नी में पहुँच गए हम लोग। 18 पे 30 पे 40 तो ऐसे जाते थे भाई साहब 150 रुपये टंकी बोले। हाँ। अब ऐसे दिल्ली में पेट्रोल रेट 20 रुपये नीचे आने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे चेंज। दिल्ली के अंदर की पहली खबर आ रही है, सबसे पहले यहीं के घटेंगे। अब ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा पेट्रोल, अभी तक जीएसटी में नहीं था ना, अभी तो वैट में चल रहा था ये, अब जीएसटी में आ जाएगा तो रेट गिर जाएंगे। भाई गवर्नमेंट आएगी तो कुछ तो करेगी ना। फिर उड़ा देंगे वो हर 6-7 महीने दे दिए। अब पेट्रोल के रेट ना टूटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है ना वो उसका हो रहा है ईवी का, ठीक है। अब आपके जैसे रेलवे ट्रैक सारे इलेक्ट्रिक है ना, वैसे सारे हाईवे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे आपके। तो ट्रक जो होंगे उनके ऊपर भी आपका OEH लगा होगा जो वायर से कनेक्ट होकर चलेगा, चार्जिंग का लफड़ा ही नहीं, ठीक है। तो सीधे कनेक्ट करो ऊपर, चलना दौड़ना चालू करो, जहाँ तक जाना है जाओ बिंदास, ना कोई बैटरी ना कुछ सिस्टम। अब जैसे दिल्ली के अंदर जो बस स्टॉप है, तो चाइना में तो ऑलरेडी ये सिस्टम चल पड़ा है कि एक बस के अंदर उन्होंने इतने सुपर हाइपर चार्ज कंडक्टर लगा दिए कि जैसी बस किसी स्टॉप पर पहुंचती है
उसका वही ये ऊपर कनेक्ट करता है, वो जितनी देर में लोग उतरते चढ़ते हैं उतनी देर में बैटरी फुल, फिर आगे चलो। तो मतलब जैसे होता है फैन के अंदर कैपेसिटर होता है, तो लाइट जाने के बाद इसके अंदर करंट रह जाता है, और जब वो तब तक या तो अपने आप टाइम के साथ डिस्चार्ज होगा, या फिर अगर कोई छू देगा उसको, जैसे हम लोग कई बार पता नहीं होता पकड़ लेते हैं, झटका लगता है बड़ा तेज, ठीक है। तो छोटे से कैपेसिटर का सुपर कैपेसिटर तक आता है। तो बसेस जो चाइना की है उनमें ये लगा दी टेक्नोलॉजी उन्होंने, कि जितनी देर में लोग उतरेंगे उतनी देर में करंट स्टोर, काम खत्म। और ये सक्सेसफुल हो गया वहाँ पर। तो ये इंडिया में भी आने वाली टेक्नोलॉजी जल्दी, तो हो सकता है दिल्ली की जो ईवी वाली बैटरी वाली बसेज है ना, जो आग वाग का जो लफड़ा है थोड़ा सा, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा 60,000 साइकिल्स होती हैं उसके अंदर। जैसे फ़ोन होते हैं ना, फ़ोन के अंदर होती हैं जैसे जैसे 600 साइकिल्स। अब जो अच्छे फ़ोन आ रहे हैं तो उसमें होती है 1600 साइकिल्स होती हैं। अब जैसे मैंने घर के अंदर लिथियम बैंक लगाया तो उसके अंदर 3000 साइकिल्स हैं, 1.5 लाख का बैंक है। तो ऐसे ना इसके अंदर साइकिल्स होती है 3000 बार चार्ज और डिस्चार्ज, मतलब फुली। तो बहुत बड़ा टाइम होता है, मतलब 20-30 3 हज़ार साइकिल, मतलब 30 साल भूल जाओ, कोई टेंशन ही नहीं बैटरी बदलने की। जो लिथियम की जगह पर लेड वाली जो बैटरी होती है हमारी लेड एसिड की, उनकी लाइफ साइकिल होती है सिर्फ 150-200, हद मार के 300 से ज़्यादा वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं होती। तो लिथियम का कोई वो नहीं है अभी तक ना डिस्पोजिंग की पॉलिसी। अभी तक जितनी लिथियम बैटरी बन रही है ना, तो कल को मान लो वो खराब होना स्टार्ट हो गया 10-15 साल बाद, तो उनको डिकम्पोज कैसे करोगे? लिथियम को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ भी आप उसको डिकम्पोज करोगे उस जगह का एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब ही है ये। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो कहते हैं ना, जब भी आपके फ़ोन ख़राब हो, बैटरी ख़राब हो जाए, तो बहुत सारे लोग उसमें कलाकारी करते हैं, चाकू घुसाते हैं, उसमें से देखते हो आग लगती है, कई बार बड़ी भयंकर फटती है, लोग फूक जाते हैं पूरे। और जब ये किसी डिवाइस के अंदर होता है तो एक चलता फिरता ह्यूमन बॉम्ब है। आप जिम लेके घूम रहे हो सकता है कुछ भी उड़ जाए, पैर में वो पैर उड़ जाए। जितना ज़्यादा एमएच की बैटरी उतना बड़ा बॉम्ब, जितनी छोटी बैटरी उतना छोटा बॉम्ब, है ना। तो इसलिए इसके साथ भी पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई अगर इसको हम इतने हाई लेवल पर यूज़ कर रहे हैं, तो आगे जाके जब ये कभी ख़राब होगा तो कैसे इसको हम लोग डिकम्पोज करने वाले हैं, और इसका कुछ है नहीं तरीका अभी तक। तो लिथियम बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं है मार्केट में, इसका कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स बनाया जाएगा। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरीज होती हैं, और जो एक आजकल का लिथियम फॉस्फेरेट एक नया सेल इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब वो पंचर होता है ना, तो कार के कूलेंट की तरह ग्रीन लिक्विड आता है उससे बाहर, वो आग नहीं पकड़ता, वो है सेफेस्ट। तो इसलिए ईवी कार के अंदर देखा जाए तो जितने की कार नहीं है उससे ट्रिपल महंगी बैटरी होती है। पूरी कार में बैटरी की कॉस्ट है। अब जैसे एक बंदे टाटा नेक्सॉन खराब हुई बैटरी उसकी, उसकी बैटरी कितनी डली? 15 लाख की, टॉप मॉडल में। भाई सीरीज हो जा सकता कुछ फॉल्ट फेलियर, तो बंदा कहता है कि भाई साहब मैं तो पेट्रोल के लिए देता हूँ तो इतना खर्चा नहीं होता मेरा। हाँ जी, तो ये वैलिडेशन वाला पार्ट हमने देखा। ब्राउजर डिफॉल्ट्स, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड, तो बाई डिफॉल्ट हमारा यहाँ रिक्वायर्ड लगा हुआ है, और ऊपर भी आप देखें तो हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है कि एक में हमारा खुद का कस्टम मैसेज आ रहा है, और इसमें ब्राउजर का डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है कि भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो किसी भी डिफॉल्ट को अगर आप बदलना चाहते हो तो टाइटल एट्रीब्यूट से आप उसको बदल सकते हो। ये है आपका सर्वर साइड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो दो तरह की वैलिडेशन होती है, एक जब यूजर सबमिट करे तभी चेक हो जाए, एक होता है सबमिट होने के बाद में चेक हो जाए डेटा, जिसको हम लोग बैकएंड में वैलिडेट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो बैकएंड के वाला काम करें वो लोग इस वाले फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो लोग फ्रंट एंड डिजाइनर जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोग इस वाले फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन है, ठीक है।
दूसरा आपको मिलेगा एक इस तरह का फ्लोटिंग वाला टूल टिप, ठीक है। तो इसका भी इसमें बना हुआ है सिस्टम। तो फ्लोटिंग वाला ये देखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, बट ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। बेस्ट प्रैक्टिस जो है आपका वो ये वाला रहता है जो नीचे लिख के आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका टोटल बूटस्ट्रैप का काम, ठीक है, जो आपने यूज़ में लेके आना है। ग्रिड वगैरह आई केस में पहले सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ आपकी, ठीक है। अब इससे जैसे कि आपने कोई फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल जीमेल पर आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्रिएट एन अकाउंट फॉर माय पर्सनल यूज़, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट करेंगे आप। तो ये सब देख रहे हैं इस तरह से। तो यानी कि ये जो पूरा मेरा मॉडल है बीच में जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या 12 कॉलम का एक है। 6 कॉलम में बेसिक इन्फॉर्मेशन, 6 कॉलम में हमारा ये चल रहा है। अब इन 6 के अंदर फिर से अपने आप में क्या होगा, 12 कॉलम हो, तो 4 × 3 = 12, और ये वाला अपना 12 कॉलम्स। तो इस तरीके का फॉर्म अगर आपको बनाना हो तो ये आप इस तरह की चीज़ें इजीली अब इसमें डिज़ाइन करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तो ट्राई करके देखना, नहीं बनता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कीजिएगा क्या करना है इसके लिए। अब जो आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, वैसे तो मैं आज भी स्टार्ट कर सकता था, बट हम नेक्स्ट वीक ही करेंगे। तो आपका रहेगा मटेरियल वाला, तो 2 क्लास मटेरियल का, फिर 3rd क्लास रहेगा मटेरियल के साथ मिक्सिंग, यानी हाइब्रिड हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर आपके रहेंगे सारे एग्ज़ाम्स, ठीक है, कि मतलब अभी तक HTML CSS JS किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ ना आपका, तो एक आपका डिजिटल एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन मतलब, ठीक है। और आपका इसी मंथ जो रहेगा नेक्स्ट वाले में प्रेजेंटेशन की डेट भी मैंने दी हुई है आई थिंक आपको, है ना। तो प्रेजेंटेशन है, तो बढ़िया से तैयारियाँ करना अपनी।